हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन बेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ड हिस्ट्री। और वर्ड हिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस औद्योगिक क्रांति के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण थे, यह औद्योगिक क्रांति कब होती है, इस औद्योगिक क्रांति का काल क्या था और उस औद्योगिक क्रांति में ऐसा क्या हुआ कि औद्योगिक समृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई कि इंग्लैंड जो है वो एक साधारण स्थिति से सर्वोपरि की स्थिति पर आ जाता है। तो बिल्कुल आज हम औद्योगिक क्रांति को समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से इस औद्योगिक क्रांति के लेक्चर को हम क्लियर करेंगे। तो ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड हिस्ट्री को टच करता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और यहाँ से कई बार क्रांति का कार्यकाल, उस समय के कथन और या उस समय की किसी घटना के बारे में सवाल जवाब कर लिए जाते हैं। तो देखिए औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति है, इस औद्योगिक क्रांति के शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया, क्योंकि सबसे पहले शब्द से शुरुआत होती है, तो यह औद्योगिक क्रांति के शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था अर्नाल्ड डायनबी के द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग किया गया? अर्नाल्ड डायनबी के द्वारा सबसे पहले इस औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अर्नाल्ड डायनबी के द्वारा सबसे पहले इस औद्योगिक क्रांति वाले शब्द का प्रयोग किया गया। अब इस औद्योगिक क्रांति थी क्या, क्या था इसमें, इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत रखे हैं। जान लेते हैं एक दो महत्वपूर्ण। इसमें श्रीमती एल.सी.एल. नोबेल जो हैं, श्रीमती एल.सी.एल. नोबेल जो है, ये इनका क्या कथन है? इनका कथन है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, क्योंकि बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुए, लोगों ने खेतीबाड़ी करके छोड़ के और औद्योगिक जो उद्योग धंधे थे, कारखाने थे, उनमें शिफ्ट हो गए। तो यही इनके द्वारा कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, वरन पूर्ण होने पर यह परिवर्तन प्रक्रिया मौलिक थी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्ण होने पर यह परिवर्तन पूर्णतः मौलिक थे। ठीक है, मौलिक परिवर्तनों की बात की गई है, भले ही वो तीव्र थे लेकिन कैसे थे? मौलिक थे। दूसरा जो कथन मिलता है वो साउथ गेट का मिलता है। किसका मिलता है? साउथ गेट। साउथ गेट का कथन मिलता है। साउथ गेट का कथन क्या मिलता है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, कब की बात? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगों के ऐसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। ये जो कथन दिया है, ये कथन साउथ गेट ने दिया है। कई बार कथन सामने रख के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस का है। तो एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगों को ऐसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। ये साउथ गेट का कथन है और इससे पूर्व हमने पढ़ा था नोबेल का कथन। तो दोनों कथन महत्वपूर्ण हैं और दोनों कथनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के काल के बारे में कि आखिर औद्योगिक क्रांति का जो काल है वो कब से कब तक है। अब इस औद्योगिक क्रांति के काल के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। किसी इतिहासकार ने इस औद्योगिक क्रांति का काल कोई और बताया है, किसी इतिहासकार के काल के द्वारा, जो इतिहासकार है इसके द्वारा इसका काल दूसरा बताया गया है। तो वास्तव में इसका काल क्या है और किस इतिहासकार ने इस काल के संदर्भ में क्या कहा है वो जान लेते हैं। तो देखिए प्रोफेसर हैफ क्या कहते हैं, ये जो औद्योगिक क्रांति का जो काल है, इस औद्योगिक क्रांति के काल के बारे में प्रोफेसर हैफ क्या कहते हैं? तो प्रोफेसर हैफ के द्वारा कहा गया है कि 1550 से लेकर और 1890 का जो काल है, 1550 से लेके और 1890 का जो काल है, ये औद्योगिक क्रांति का काल है। किसका कथन है? प्रोफेसर हैफ का कथन है। चलिए मान लिया। अब जो अगला कथन है वो अर्नाल्ड डायनबी का है। ये कथन किसका है?
अर्नाल्ड टायलनबी का है। इन्होंने 1760-70 से लेके 1830-40 के काल को 1760-70 से 1830-40 के काल को इस क्रांतिकारी का, इस औद्योगिक क्रांति का क्या माना है, काल माना है। तो आप लोगों को प्रोफेसर हेफ और अर्नाल्ड टायलनबी के कालों के बारे में पता चल गया कि 1550 से 1890 इन्होंने माना, 1760-70 से 1830-40 के मध्य में इन्होंने माना। इसके अलावा ये जो कथन दिया था नोबेल ने, तो श्रीमती नोबल्स ने यहाँ पर भी अपना वो कथन दिया है। 1770 से लेके 1914 इसका क्या माना है, काल माना है। 1770 से लेके और 1914 क्या माना है, इसका काल माना है। अब कुछ इतिहासकारों ने क्या किया, इसके कालखंड को 2 चरणों में विभाजित कर दिया, इसके कालखंड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वो 2 भाग कौन कौन से थे, तो इसका जो प्रथम चरण है वो 1760 से लेकर और 1830 तक माना गया है। इसका जो पहला चरण है, इसका जो पहला भाग है, इसको माना है 1760 से लेके और 1830 तक। ठीक है, यही बात अर्नाल्ड टायलनबी ने बोली थी 1760 से 1830। तो 1760 से 1830 में माना है। क्यों माना है, क्यों बांटा है, क्या हुआ था, किस लिए अलग है, किस आधार पर अलग है, ये प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक उठेंगे कि भाई 2 चरणों में विभाजित किया, क्यों किया। तो इसमें उत्पादन वृद्धि जो है, इसमें आविष्कार हुए थे, इसमें कारखानों का जो कारखाना जो पद्धति है, उस कारखाना पद्धति का निर्माण हुआ प्रथम चरण में। और दूसरा जो चरण माना जाता है 1830 से लेकर 1914 तक। इस 1830 से लेकर 1914 का जो काल है, इसमें उत्पादन की वृद्धि होती है, इसमें विविधता आती है, इसमें यातायात के साधन जो हैं वो विकसित होते हैं और जो जनता है वो क्या होती है, कारखानों में एक बड़े स्तर पर शिफ्ट हो जाती है। तो ये इसका क्या माना गया है, दूसरा चरण माना गया है। तो पहला चरण 1760 से 1830 और दूसरा चरण 1830 से 1914। दोनों के मध्य में जो अंतर थे, दोनों चरणों के मध्य में जो अंतर थे, वो अंतर मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ आपको औद्योगिक क्रांति के दोनों चरणों से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस कालखंड की हम बात करें, इस कालखंड की हम बात करें तो यूरोप की स्थिति क्या होती है। इस कालखंड की अगर बात करें तो यूरोप जो है, इस यूरोप की स्थिति क्या होती है। तो यूरोप की स्थिति देखिए, यूरोप में सामंती व्यवस्था थी, यूरोप के अंदर सामंती व्यवस्था थी और यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो मजदूर थे, एक प्रकार से इन सामंतों के अधीन थे। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि ये सामंत जो हैं, इन लोगों के जो दास थे, इन लोगों के जो मजदूर थे, उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं देते थे। और यहाँ तक कि अगर कोई दास इनसे परेशान हो जाए, अगर कोई मजदूर इनसे परेशान हो जाए, अगर कोई बधुआ मजदूर इनसे परेशान हो जाए, तो क्या वो भाग सकता था? नहीं भाग सकता था। अगर किसी भी काम करने वाले को, अगर किसी भी दास को, अगर किसी भी कृषक को, किसान को, वो अपने सामान से परेशान हो गया और वो भागना चाहे वहाँ से, तो भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि जब भी वो कहीं दूसरी जगह पर जाता तो वहाँ का सामंत उससे लिखित में मांगता था, क्या तुम अपने पूर्व के सामंत से लिखवा के लाए हो कि मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो स्थिति इतनी विकट थी कि एक दास, एक किसान, एक मजदूर जो है वो बिना सामंत की परमिशन के गाँव भी नहीं छोड़ सकता था। इतनी दुर्लभ स्थिति उस समय थी। इनको बिल्कुल एक प्रकार से आप लोग एक शब्द इस्तेमाल करो, गुलाम, तो बहुत सटीक बैठेगा। ठीक है, तो बड़े स्तर पर इनका शोषण होता था। गिल्ड पद्धति थी। गिल्ड पद्धति होती क्या है? सबसे पहले प्रश्न यही कि जो गिल्ड पद्धति है, ये गिल्ड पद्धति है क्या? देखिए, प्रत्येक वर्ग जो प्रत्येक वर्ग है, वो प्रत्येक वर्ग उसी काम को करेंगे। जो गिल्ड पद्धति, शिल्पकार होते हैं वो शिल्प का काम करेंगे, जो मजदूर कारीगर होता है वो कारीगरी का कार्य करेगा। इस प्रकार गिल्ड पद्धति का प्रावधान था। जिस व्यक्ति को प्रशिक्षण था, किसी दूसरे व्यक्ति के नेतृत्व में 8 से 10 साल वो काम कर चुका है, शिल्पकारिता सीख चुका है, तो फिर वो व्यक्ति अपना काम कर सकता है। स्वतंत्र, मतलब सीधा मैं शब्दों में बोलूँ तो किसी को स्वतंत्र व्यापार करने की छूट जो है वो नहीं थी। ठीक है, उसके कुछ नियम कायदे थे जो उसे निभाने पड़ते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय इंग्लैंड, इस समय बात करते हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है उस समय कृषि प्रधान देश था और इसकी 77% जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित थी, यानी कि 77%।
77% या 77% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित थी। देश की 5% जनसंख्या किसकी? देश की 5% जनसंख्या उद्योगों पर। इसमें देखो मैंने बोला कृषि प्रधान देश था इंग्लैंड, 77% जो जनसंख्या है वो 77% जनसंख्या उद्योगों पर कृषि पर निर्भर थी, और केवल 5% जनसंख्या जो है वो उस समय कुटीर उद्योग या छोटे मोटे उद्योगों से जुड़ी हुई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि इंग्लैंड की स्थिति उस समय क्या थी, एक प्रकार से कृषि प्रधान देश उस समय ये था। अब जब इंग्लैंड प्रसिद्ध हो गया औद्योगिक क्रांति के बाद, यानी कि हम बात करें 1750 की, तो 1750 में इंग्लैंड जो है वो एक औद्योगिक क्रांति के रूप में स्वतंत्र हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व आ जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। किसके लिए? औद्योगिक क्रांति के लिए। अब जब वो ये काम करता है तो देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। 1700 ईस्वी में जो इंग्लैंड की इनकम थी वो 70 लाख पाउंड थी। कितनी थी? 70 लाख पाउंड क्या थी? इंग्लैंड की इनकम थी। लेकिन 1760 ईस्वी में इसकी जो इनकम है वो 145 लाख पाउंड हो जाती है, यानी कि डबल, 7 दूनी 14, डबल हो गई। 70 लाख से 145 लाख पाउंड हो गई केवल 60 वर्ष के अंदर। ठीक है, तो ये इस क्रांति का प्रभाव था। इंग्लैंड ने क्या क्या प्रयास किए थे इसके लिए? 1660 से लेके और 1760 तक, यानी कि 100 वर्षों के अंदर उसने अपने परिवहन के साधनों को विकसित करने का प्रयास किया, परिवहन के साधनों को मजबूत करने का प्रयास किया, परिवहन व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास किए। उसके लिए उसने नदियों को गहरा करवाया। नदियों को गहरा इसलिए करवाया ताकि उनके अंदर नावें जा सकें। अगर नदी गहरी नहीं रहेगी तो जहाज टिक जाएगा, उसका पैना जो है वो टिक जाएगा। इसीलिए 1660 से 1760 तक नदियों को गहरा किया गया। क्या किया गया? नदियों को गहरा किया गया। क्लियर? 1696 ईस्वी, कब की बात कर रहे हैं? 1696 ईस्वी। तो इससे पता चलता है कि 1696 ईस्वी में इसकी जो आबादी है वो आबादी 55 लाख थी। कितनी थी? 1696 में इसकी आबादी 55 लाख थी, लेकिन 1760 में 90 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 90 लाख हो जाती है 1760 में। अब 1760 में कितनी हो गई? 90 लाख हो गई। यहां पर एक अनुपात था कि जब 1696 में 70% जनसंख्या गांव में रहती थी और 30% जनसंख्या शहर में होती थी, लेकिन 1760 में जाके स्थिति बदल जाती है। 80% जनसंख्या शहरों में रहती थी और केवल 20% जनसंख्या है वो गांव में रहती थी। यानी कि आंकड़े बिल्कुल उल्टे हो गए। पहले 70% गांव में रहती थी और 30% जो थी वो शहरों में रहती थी, लेकिन 1760 में जाके 80%, यानी कि 10% और एडवांस शहरों में शिफ्ट हो गई और 20% जो है वो गांव में रहने लगी। अब हम इससे आगे जो इंग्लैंड की स्थिति है, इंग्लैंड की इस औद्योगिक क्रांति के जो अन्य पहलू हैं उनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इससे संबंधित आपको अगर समझ आया तो ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं औद्योगिक क्रांति से संबंधित, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।